मित्रों, मैं प्रोफेसर बृजकिशोर शर्मा। मैं आज आपके समक्ष जो बातचीत करूंगा वो वामपंथ के इतिहास पे करूंगा। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले पुनः व्यूअर्स को एक अपील करना चाहूँगा कि यदि उन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते समय जो घंटी का आइकॉन है, बेल आइकॉन, उसे दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो जारी होगा उसकी सूचना आपको मिलती रहे। वामपंथ का इतिहास, वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि ये कोई नया इतिहास नहीं है, किंतु वामपंथ जैसा शब्द राजनीति में प्रचलित 1789 की फ्रांस की क्रांति के पश्चात व्यापक रूप में पश्चिमी जगत में हुआ, और पश्चिम से ही यह विचार भारत में पहुंचा है। क्योंकि भारत को जो औपनिवेशिक काल में पश्चिम के साथ जो जुड़ाव हुआ, उस जुड़ाव की वजह से बहुत कुछ हमने पश्चिम से ग्रहण किया है, और इतना ग्रहण किया है उसे हम छोड़ भी नहीं सकते। वैसे वामपंथ, कई बार ये लगता है कि वाम हिंदी का जो शब्द है, अंग्रेजी में तो लेफ्ट कहते हैं, तो वाम का मतलब उल्टा है। उल्टा नहीं है। वाम का मतलब है कि जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं और उनमें यदि दोष व्याप्त है तो उन दोषों को के निवारण के लिए जो तार्किक प्रस्तुति, जो विचार करता है, वो वामपंथ हो जाता है। यदि हम भारतीय संदर्भों में देखें तो यहाँ भी वामपंथ की एक पुरानी परंपरा रही है। यदि हम प्राचीन भारतीय इतिहास में देखें तो जैनिज्म, बुद्धिज्म, परिव्राजक, चारवाक, जिन्हें लोकायत भी कहते हैं, एक ऐसा विचारधारा रही जो स्थापित व्यवस्थाओं के अगेंस्ट खड़ी होती है और नए सवाल लाती है। मैं एक और उदाहरण से बात करना चाहूँ। जैसे लेफ्ट राइट की हम बात करते हैं तो राइट वो है जो लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन वो राइट जब अपने आप में अपर्याप्त होता है तो ये लगता है क्या इसका कोई विकल्प नहीं है। यदि राइट का विकल्प ढूंढना है तो लेफ्ट की तरफ ही जाना पड़ेगा। भारत में ये जो शब्द है, अब मैं उतनी प्राचीन काल की बात नहीं करूंगा, लेकिन बात करूंगा 19वीं सदी में वामपंथ जैसा शब्द आया, और इस वामपंथ ने पूरी दुनिया के राजनीति को, दर्शन को, राज्य को प्रभावित किया, लोगों को प्रभावित किया, और एक ऐसा अग्रगामी दर्शन दिया जिससे कि इस संसार को और अच्छा बनाया जा सके। अब कई बार ये होता है कि जो दक्षिणपंथी लोग हैं, तो दक्षिणपंथी लोग स्वाभाविक तौर पर जो भी वामपंथ का नाम लेके वामपंथ को कोसेगा वो दक्षिणपंथी है, और दक्षिणपंथी को अगर आप दक्षिणपंथी कहें तो वो कहेगा मैं तो दक्षिणपंथी नहीं हूँ, मैं तो सच बोलने वाला आदमी हूँ, यार इससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन भारत में यह शब्द, इन दिनों वामपंथ शब्द का जो प्रयोग है वो सत्ताधारी दलों द्वारा अपने विरोधियों को गाली देने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, जबकि वामपंथ कोई गाली देने वाला शब्द नहीं है। मैं जैसे एक उदाहरण की लिए बात करूं कि इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है। अभी कुछ दिनों पहले एक नया बच्चा था जो इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा, किंतु वो कई तरह के जॉब्स ट्राई करता है, कभी टीचिंग करता है, कभी कुछ करता है, पत्रकारिता करता है, तो उसने इतिहास पर भी वीडियो बनाने की बात की। उसने मेरे को स्पेशली भेजा तो मैंने उसके वीडियो को देखा। उसने शुरुआत यहाँ से करी कि ये प्राचीन काल में वो बौद्धिज्म और जो वैष्णविज्म के रूप में बहस है उसको लेकर के कि वामपंथी इतिहासकारों ने, मुझे हंसी आई कि भाई इस बच्चे ने ना तो इतिहास पढ़ा ना वामपंथ पढ़ा, लेकिन वामपंथ एक शब्द मिल गया है। यदि किसी को कोसना है, गाली देना है, वामपंथी कह दो उसको। मतलब वामपंथी का मतलब कोई ऐसा आउटकास्ट, जाति बाहर कोई प्राणी हो गया है दुनिया में, तो उसको सही अर्थों में समझें कि किस तरह से एक पवित्र शब्द को अपवित्र रूप से प्रयोग किया जा रहा है। आज़ादी के बाद अगर हम देखें भारत के संदर्भ में तो लगभग 4 दशक तक वामपंथी होना ये गौरव की बात थी। वामपंथियों को बड़े सम्मान के साथ देखा भी जाता था, और अब जब इस शब्द का उपयोग गाली गलौज या अपमान करने के लिए किया जा रहा है तो बड़ी समझ में आने वाली बात नहीं है कि किस तरह से एक अच्छा शब्द बदनाम हुआ। चलिए कोई नहीं, मेरा उससे कंसर्न भी नहीं है। बीइंग एन हिस्टोरियन, इट्स माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ
वामपंथ, हाउ इट केम इनटू बीइंग। अब एक स्थिति और चली है कि सबसे ज़्यादा अटैक इतिहासकारों पे हो रहा है। तो जो निष्पक्ष इतिहासकार वस्तुनिष्ठता की बात करें, तथ्यपरक इतिहास लेखन की बात करें, वैज्ञानिक इतिहास लेखन की बात करें, और जो सांप्रदायिकता और मनगढ़ंत इतिहास, कल्पना और पौराणिक कथाओं को इतिहास नहीं माने, वो वामपंथी इतिहासकार हो जाता है। और यदि वैज्ञानिक इतिहास लेखक को वामपंथी कहा जाए तो मेरी दृष्टि में तो वामपंथ अच्छी बात है, लेकिन जो लोग इसको लेकर गाली देते हैं, इसका मतलब या तो अंधविश्वास, अज्ञान, पाखंड, इसमें डूब करके इतिहास लिखो, इतिहास को समझो, इतिहास को बताओ, तब तो आप जो है ठीक है, नहीं तो आप वामपंथी हैं। चलिए कोई नहीं। तो वामपंथी विचारधारा का आविर्भाव जो हम मानते हैं, वैसे तो 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में हो चुका, क्योंकि 1789 की जो फ्रांस की क्रांति है उसके पहले के जो भी क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति जो मैंने बताया कि भाई यहीं से शब्द की हम उत्पत्ति मानते हैं, तो ये वो क्रांति है जिस क्रांति ने वामपंथी विचारधारा को जन्म दिया। किस रूप में? एक परिपक्व रूप में। जैसा मैं कह रहा हूँ कि सभ्यताओं के प्रारंभ से ही वामपंथ जैसी स्थिति रही है, किंतु जिस वामपंथ को हम राजनीति में, दर्शन में प्रयुक्त करते हैं, साहित्य में प्रयुक्त करते हैं, उसकी उत्पत्ति हम 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में, अंतिम कुछ दशकों में, 2-3 दशकों में मान सकते हैं। क्योंकि जो रूस की क्रांति है, इसका जो विचार था, उसको जो नारा था, वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, साथ ही साथ मानवाधिकार, प्रगति, सुधार, मानव अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जोर देना, इसका खास चरित्र हमारे सामने आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में पश्चिमी शिक्षा और ज्ञान, जब हम भारत में राष्ट्रवाद के उदय की बात करते हैं, हम फ्रांस की क्रांति की भी बात करते हैं, और फ्रांस की क्रांति को हम अपने लिए एक सापेक्ष रूप में देखते हैं कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति ने हमारे जो है राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। इन सबसे बड़ी बात जो हम कहते हैं वो है पश्चिमी शिक्षा, और पश्चिमी शिक्षा को भी राष्ट्रवाद के उदय के एक सहायक तत्व के रूप में हम देखते हैं। और पश्चिमी शिक्षा जो है, अब जब अगर कोई ये कहे कि वामपंथ शब्द तो है ही पश्चिम का, हम इसलिए स्वीकार नहीं कर सकते, किस किस को स्वीकार नहीं करोगे? आज जो हथियार आप प्रयोग में लेते हो वो सब पश्चिमी हैं, न केवल पश्चिम की विज्ञान पर बने हैं बल्कि पश्चिम से आयातित हैं। आप हवाई जहाज कौन से, डोमेस्टिक हो चाहे मिलिट्री के हो, आपने बनाए होंगे पुष्पक विमान, लेकिन अभी तो आप विमान पश्चिम के काम में लेते हो। पश्चिम की क्या क्या चीज़ छोड़ोगे? विद्युत उत्पादन है वो पश्चिमी ज्ञान से ही कर रहे हो। तो मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, ना मेरा विषय है। मैं अभी जो खास बात करना चाह रहा हूँ वो यही है कि किस तरह से ये वामपंथी शब्द जो है इसमें अस्तित्व में आया। तो सही बात यह है कि जहाँ वामपंथ एक विकल्प खोजने की बात करता है, वहीं दक्षिण पंथ यथास्थितिवादी है। तो यथास्थितिवादी को हम दक्षिणपंथी, और जो परिवर्तनवादी है उसको हम वामपंथी कहते हैं। और परिवर्तन जो है, दुनिया के किसी भी ज्ञान विज्ञान में ढूंढ लीजिए, परिवर्तन जो संसार है ये परिवर्तनीय है, स्टैटिक नहीं है। क्योंकि हमारे जो दक्षिणपंथी विचारक हैं वो मानते हैं, अभी भी जो उनके दिमाग में है कि धरती जो है ये तो स्थिर है, तो किसी पर टिकी हुई है, जिन्होंने भी इनको नाग के फन पे या गाय के सींग पर टिकी है, और इसके चारों सारे जो जितने भी ग्रह हैं वो इसके चक्कर लगाते हैं, तो वो तो आप स्टैटिक मान लीजिए। इसी प्रकार से हम देखें कि एक वामपंथ कहता है कि भाई जो जीवन है ये इसका अंत है, मतलब ये जो अपना जीवन है जो पैदा हुआ है उसको मरना है। इसको दक्षिणपंथी मानता है, लेकिन दक्षिणपंथ ने एक जुगाड़ और खड़ा कर दिया कि अमर भी हुआ जा सकता है, उसके लिए एक लंबा रास्ता है। तो अभी इस तरह की बातें तो ये देखें कि जहाँ दक्षिणपंथ कल्पनाओं पर और अंधविश्वासों पर, पाखंडों पर भरोसा करता है, वहीं वामपंथ तर्क को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देता है कि जो चीज़ तथ्यों से और तर्कों से परे है उसे हम एक्सेप्ट एज इट इज़ नहीं कर सकते। हो सकता है जब हमारा ज्ञान आगे बढ़े तो हम उसे समझ सकें। तो जो वामपंथी राजनीति है ये उन राजनीतिक विचारधाराओं की एक श्रृंखला है, उन राजनीतिक विचारधाराओं की श्रृंखलाओं का वर्णन करती है। क्योंकि वामपंथ भी एक ऐसा वो नहीं है जिसको आप एक परिभाषित करके 2 लाइन में 4 लाइन बता दें साहब दिस इज लेफ्टिज्म, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसके अनेक सेड्स हैं, अनेक प्रकार हैं,
अनेक रूप हैं, लेकिन ब्रॉडली हम जो बात करते हैं वो यही करते हैं कि वामपंथी राजनीति उन राजनीतिक विचारधाराओं की श्रृंखला का वर्णन करती है जो सामाजिक समानता, समतावाद को प्राप्त करने का समर्थन करती है और इस हेतु प्रयास करती है। सामाजिक समानता और समतावाद। इसी तरह से ये विचारधारा जो है, जो सामाजिक जो है सोशल हायरार्की, सामाजिक पदानुक्रम, उसका भी विरोध करती है और अनुचित असमानताओं को का भी विरोध करती है। साथ ही साथ वंचितों की चिंता करती है। इसे वामपंथ कहा गया। फ्रांस की क्रांति से पूर्व फ्रांस की जो राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक दशा है वो अत्यधिक ही दयनीय थी और राज सत्ता निरंकुश थी। राजसत्ता के साथ राजसत्ता स्वेच्छाचारित थी जो थी, साथ ही साथ राज्य सत्ता के साथ साथ पोप की भी एक समानांतर सत्ता चलती थी, जो टैक्स लगाने का जैसे अधिकार था, टैक्स वसूल करने का अधिकार था। तो इस तरह से आप देखें कि किस तरह से जो एक तरफ तो सामाजिक असमानता थी, मोटे तौर पर मैं फ्रांस की क्रांति डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन हैव और हैव नॉट के बीच में एक चौड़ी खाई थी। तो इस सब से क्या हुआ कि उस समय यूरोप में जो फ्रांस और फ्रांस के आसपास की जगहों के कुछ विचारक, जिनमें खास तौर पर नाम लेते हैं हम मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, दिदरो आदि ऐसे विचारक थे जिन्होंने उस फ्रांस में जो स्थिति थी, जो व्यवस्था कायम थी, उस व्यवस्था के विरुद्ध एक चेतना जागृत करी और यहीं से सक्रिय वामपंथी विचारधारा की शुरुआत होती है। तो रूसो ने जो सबसे अधिक जोर दिया वो समानता और स्वतंत्रता पर दिया। फ्रांस की क्रांति का नारा भी बना लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो राजनीति में जो वामपंथ की शब्द की उत्पत्ति, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये फ्रांस की क्रांति से हुई। क्योंकि ऐसा हुआ, जब फ्रांस की क्रांति हुई है तो यहाँ शुरुआत जो होती है वो एस्टेट जनरल, जो वहाँ की एक संसद थी, जो पूरी तरह प्रजातांत्रिक ना होकर के राजा द्वारा भी कुछ उसमें नामित भी थे, कई तरह के लोग थे उसमें। तो एस्टेट जनरल की एक बैठक हुई और उस बैठक में ये हुआ कि जो लोग राजा के विशेष अधिकारों का विरोध करते थे, मतलब रॉयल ऑर्डर का विरोध करते थे, उनके एक समूह जो बना राजनीतिक का, वो संसद में पीठासीन सदस्य के बाईं ओर बैठा और जो राजा के परंपरागत अधिकारों का समर्थन करता था, उनके विशेषाधिकारों का समर्थन करता था, वो राइट तरफ बैठा। इसलिए जो राजा के अधिकार, जो विशेषाधिकार थे और जो चली आ रही व्यवस्था थी, उसके समर्थक दक्षिणपंथी और उसका विरोध करने वामपंथी। तो इस शब्द का प्रयोग 1789 में ही वामपंथ और दक्षिणपंथ के रूप में हुआ। तो ये नाम राजनीति में इसका प्रवेश हम फ्रांस की क्रांति से मानते हैं। 19वीं सदी के दौरान जो वामपंथ और दक्षिणपंथ है, इसका विभाजन फ्रांसीसी गणतंत्र के समर्थकों और राजशाही के समर्थकों के बीच हो गया। जो गणतंत्र के समर्थक थे वे वामपंथी कहलाए और जो राजतंत्र के समर्थक थे वे जो हैं दक्षिणपंथी कहलाए। वामपंथ एक व्यापक विचारधारा है जिसके अनेक प्रकार हैं। उदारवाद से लेकर उग्रवाद तक, मानवतावाद और आदर्शवाद का पुट भी वामपंथ में पाया जाता है। मध्यम मार्गी वामपंथ से लेकर सुदूर वामपंथी और अति वामपंथी भी वामपंथ के रूप हैं। मध्यम मार्गी वामपंथ में ज़्यादातर जो सामाजिक, जिनको बोलते हैं सोशल डेमोक्रेट्स, सामाजिक उदारवादी, प्रगतिवादी और ग्रीन शामिल हैं। ग्रीन वे हैं जो मानव अधिकारों और न्याय और मानव अधिकारों की मांग करते हैं। इसी तरह से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक, जो सार्वजनिक हित समर्थक, राज्य के हस्तक्षेप को सीमित करने के समर्थक इस वामपंथ में आते हैं कि पब्लिक लाइफ में राज्य का हस्तक्षेप भी न्यूनतम होना चाहिए। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में नेहरू के काल की विशेषता रही, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का एक संतुलन बना करके और एक विकास की धारा चलाई, जिसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा, प्रजातांत्रिक समाजवाद। तो समाजवाद, साम्यवाद या और वामपंथी अनेक विचारधारा, ऐसा नहीं है कि ये यहीं तक सीमित है, ऐसा नहीं है। आज भी आप देखें भारत में भी 20-25 ब्रांड के तो पॉलिटिकल वामपंथी मिल जाएंगे और पूरी दुनिया में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में भी वामपंथी हैं और वामपंथी होने के लिए कम्युनिस्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है। वामपंथी वे लोग हैं जो न्याय की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं और जितने भी मानवता विरोधी कृत्य हैं उनका भी वे विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए
वामपंथ ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के ज़माने से ही आप ये देखेंगे कि जो साम्राज्यवादी और उन्मादी युद्ध लड़े गए, जो नस्लवादी धर्म के आधार पर युद्ध लड़े गए थे, उनका वामपंथियों ने हमेशा विरोध किया। तो उन्होंने हमेशा उनको मानवता विरोधी कृत्य की श्रेणी में रखा। तो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि वामपंथ ऐसा नहीं केवल फ्रांस की क्रांति ने पैदा कर दिया, बल्कि जो यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति, जिस औद्योगिक क्रांति का अगुवा इंग्लैंड रहा, तो इसमें जो पूंजीवाद का विकास हुआ औद्योगिक क्रांति के दौरान, उसके परिणाम स्वरूप हम ये देखते हैं कि समाजवादी और अन्य वामपंथी विचारधाराओं का जन्म हुआ। क्योंकि औद्योगिक क्रांति से जो उत्पादन बढ़ा उसका लाभ पूंजीपतियों को तो मिला, लेकिन उसमें काम करने वाले लोगों को उसका लाभ नहीं मिला। तो उन काम करने वालों को न्याय दिलाने के लिए और अधिकार दिलाने के लिए नंबर ऑफ ब्रांड्स ऑफ लेफ्टिज्म केम इनटू बीइंग। जो लेफ्ट विंग थिंकिंग है वो जो है विकसित हुई। औद्योगिक क्रांति ने जो प्रमुख जो एक श्रमिक वर्ग को जो जन्म दिया है, वो श्रमिक वर्ग जो है वो अत्यधिक गरीबी और भयानक असहनीय कार्य दशाओं के बीच काम करता था। इन हालातों में कार्ल मार्क्स का जो दर्शन है ये भी उसी 19वीं सदी के मध्य में विकसित हो रहा है। और उस दौरान जो है उन्होंने मजदूरों की मुक्ति का रास्ता अपनी जो उन्होंने थ्योरी बिल्डअप की, उस थ्योरी में वो निकाल करके लाए। कार्ल मार्क्स के पहले यूरोप में तो विचारकों की एक लंबी श्रृंखला रही है। तो हीगल ने द्वंद्ववादी विचार को जन्म दिया। जैसे हीगल के जो काम हैं जिसमें उनका द साइंस ऑफ लॉजिक, फिलोसफी ऑफ नेचर एंड फिलोसफी ऑफ स्पिरिट, ये इनके मेजर वर्क्स हैं। और उन्होंने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया वो ये दिया कि भाई जो द्वंद्वात्मकता है विचारों की, वो किस तरह से एक नए विचार को जन्म देती है। और लॉजिक को एस्टेब्लिश करने का बहुत बड़ा श्रेय तो लॉजिक तो सभी थिंकर्स ने रखा, लेकिन इन्होंने लॉजिक पर सबसे जो ये साइंस ऑफ लॉजिक है, यही तो सबसे मुख्य चीज़ जो है हीगल की देन है। और हीगल ने जो विचार दिया वो क्या है, क्लिक किया कार्ल मार्क्स को, और उसने उस द्वंद्ववाद को भौतिक द्वंद्ववाद में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद उसमें उसको कन्वर्ट करके और एक गतिशील विचारधारा को जन्म दिया। 1848 की जो फ्रांस की क्रांति थी हुई है बाद में, उसमें भी वामपंथ को बढ़ावा मिला। और इसमें राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और लाल फीताशाही का विरोध वामपंथ की विशेषता बन गए। 1848 में ही कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया, जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये कही उन्होंने अपने निचोड़ में कही कि ये जो संपूर्ण मानव इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का परिणाम है या वर्ग संघर्ष है। मतलब ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो क्लास स्ट्रगल की थ्योरी ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने दी। और इनकी जो यही कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में उन्होंने कहा सर्वहारा क्रांति बुर्जुआ पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेगी और एक राज्य विहीन, पूंजी विहीन, वर्ग विहीन समाज का निर्माण करेगी। तो ये ऐसी ये बात जो रखी कि पुरजोर तरीके से सामने आई। ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं है कि कार्ल मार्क्स के विचारों के आने के बाद वामपंथ एक छतरी के नीचे आ गया हो। बिल्कुल एक छतरी के नीचे नहीं आया। उनके अलग अलग जो ब्रांड हैं वे कोशिशें चलती रहीं। और जहाँ कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दो नाम आ गए, वैसे तो कम्युनिस्टों ने जो ये कार्ल मार्क्स हैं इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के साथ साथ ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात की और सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के अंत तक किस तरह से किन किन स्टेजेस से गुजरा गया है। तो उसमें सोशलिज्म भी एक स्टेज है कम्युनिज्म की ओर जाने की। डायरेक्ट कम्युनिज्म नहीं आएगा, सोशलिज्म को पहले ट्राई करें और जब सोशलिज्म का जो विकसित उच्चतम रूप होगा वो साम्यवाद की ओर प्रयाण होगा। जो एक कल्पना है वो अभी तक कहीं मूर्त रूप उसका संभव नहीं हो सका है। किंतु दूसरी ओर जो समाजवादी हैं, लिबरल जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं, उनकी समझ ये है कि क्रांति कोई ज़रूरी नहीं है, हम ग्रेजुअल चेंजेस के द्वारा भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन एक झटके में हो कोई ज़रूरी नहीं है, धीरे धीरे परिवर्तन किया जा सकता है। अनेक तरह के विचार हैं। जो आदर्शवादी लोग हैं, जो मानवतावादी लोग हैं, मानवाधिकारों की बात करते हैं, वो जो पर्यावरण के बचाने की बात करते हैं, वो सब वामपंथ के ही विचार में आते हैं। किंतु वे सभी क्रांति के लिए उद्यत नहीं हैं, बल्कि जो बात लॉजिकल है और लॉजिकल थिंकिंग इज द लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी। तो ये एक बहुत मोटे तौर पर है। जैसे 1917 की जो रूस की बोल्शेविक क्रांति है उसे हम ये मानते हैं कि मार्क्सवाद का एक मूर्त रूप या कार्य रूप में जो
परिवर्तित हुआ वो रूस में हुआ, और उसका जो परिणाम है वो हम ये देखते हैं कि 1917 के बाद अन्य महाद्वीपों में भी, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में समाजवादी वामपंथी विचारधारा का विस्तार हुआ। और 1945 के बाद तो स्थिति ये हो गई कि लगभग 1/3 विश्व जो है वो, जैसा भी समाजवाद आया था रूस में, जो भी समाजवादी क्रांति हुई थी, 1/3 विश्व उस लाल झंडे के नीचे आ गया। किंतु 1991 के बाद चक्र उल्टा घूमता हुआ नजर आया, क्योंकि उसमें लगने लगा वो फेलियर मान लिया गया। अब इस पर तो अलग से विचार किया जाएगा कि कौन फेल है कौन पास है, किंतु एक स्थिति है कि जो एक डेवलपमेंट हुआ वो वापस होने लगा। अब नाम मात्र के लिए तो कुछ देश आज भी हैं जो अपने वो समाजवादी कह रहे हैं, और कितना वो समाजवादी हैं वो अलग बात है, लेकिन अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नव साम्राज्यवाद आया है, उस नव साम्राज्यवादी शक्तियां जो हैं वे अभी किसी बात को दबा करके वो दक्षिण पंथ को ही प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि उनको दक्षिण पंथ के होने से ही उन्हें फायदा नजर आ रहा है। तो जो वामपंथी विचारधारा है, कोई भी वामपंथी हो, वो परिवर्तन का स्वागत करती है और प्रगति के रूप में इसे स्वीकार करती है, जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा यथास्थिति की पोषक और समर्थक है। इसलिए समाजवाद, साम्यवाद और अन्य वामपंथी विचारधाराएं गरीबी और असमानता को समाप्त करने के लिए उग्र तथा कठोर परिवर्तनों में विश्वास करती हैं। जैसे इसके इम्पैक्ट में ये लगा, जैसे अमेरिका एक समृद्ध देश है, वहाँ अभावग्रस्त लोग कम हैं, फिर भी वहाँ भी यूएस में भी समाजवादी विचारधारा, जैसे खास तौर पर वहाँ के एक जो ये विचारक हुए थॉमस पेन, तो थॉमस पेन जो है वो सामाजिक उदारवादी, प्रगतिवादी और ट्रेड यूनियनवादी जैसे वामपंथी लोग इनके विचारों से प्रभावित हुए, जिन्होंने संपत्ति आधारित समतावाद की अवधारणा पेश की कि जरूरी नहीं है कि संपत्ति विहीन होकर ही जो है समाजवाद आए, संपत्ति को रखते हुए भी समाजवाद आ सकता है। तो इस तरह की जो विचार हैं वो वामपंथ ने दिए, और अभी भी जब तक असमानता रहेगी, अन्याय रहेगा, शोषण, उत्पीड़न सब रहेगा, तब तक एक वामपंथ जैसी विचार के लिए आग्रह रहेगा। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पूरी तरह से ये सारी जो मानव विरोधी चीज़ें खत्म हो जाएं। तो ये क्या है कि ये तो एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में जो द्वंद्ववाद कहता है, जिसको हम अक्सर सामान्य तरीके से बात करते हैं कि वाद प्रतिवाद संवाद, तो वही स्थिति है कि जब एक व्यवस्था बनती है तो उस व्यवस्था में भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं और उसे दूर करके आगे बढ़ा जाता है। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है और सोसाइटी जो है वो आगे की ओर बढ़ रही है। तो इस तरह से जो वामपंथ है इसकी शुरुआत अगर यूरोपियन उसमें देखें तो फ्रांस की क्रांति से आरंभ होती है और आगे तक चलती है। और हिंदुस्तान में जो इसका प्रवेश है वो ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना से हुआ, उसके पहले ही से भी कांग्रेस में अनेक ऐसे तत्व रहे जो वामपंथी थे, विद इन कांग्रेस भी वामपंथी थे। बाद में हम देखते हैं कि आज़ादी के पहले ही भारत में जो है वामपंथ की जो विचारधारा है, कभी समाजवादी के नाम से, कभी साम्यवादी दल के नाम से, ट्रेड यूनियनिज्म के माध्यम से, तो जितना किसान मजदूर आदि के संघर्ष हैं, उन संघर्षों को जो आवाज़ दी वो वामपंथ ने आवाज़ दी। और तो इस तरह से क्या है कि वामपंथ ने अपनी एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और ये आगे भी निभाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।